दोस्तों आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य और वह काव्य के भेद इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं और पेपर में इस टॉपिक से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे काव्य क्या है। तो काव्य की परिभाषा, और काव्य की परिभाषा दो लोगों की परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अक्सर आपके क्या वस्तुनिष्ठ में पूछी जाती है। पहला है आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में, मतलब आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा क्या है काव्य के लिए। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है या काव्य की कोटि का होता है। ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। नेक्स्ट दोस्तों आपको परिभाषा याद करना है पंडित जगन्नाथ के शब्दों में। रमणीयात प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय यानी सुंदर, अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द होता है वही क्या है, काव्य कहलाता है। तो ये दो परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों लगभग एक सी परिभाषा लगती हैं। तो विश्वनाथ की परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्यम और जगन्नाथ जी की परिभाषा है रमणीयात प्रतिपादका शब्दम काव्यम। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो क्लियर आपको रखना है। तो दोनों आपको परिभाषा तैयार करके रखनी है। नेक्स्ट अब दोस्तों हम देखेंगे काव्य के भेद। ओके, काव्य के भेद क्या है। काव्य के दो भेद होते हैं, एक आपका श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। नामी में छुपा हुआ श्रव्य यानी सुनने वाला काव्य, दृश्य यानी देखने वाला काव्य। तो श्रव्य काव्य क्या होता है, जिसे छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य में क्या है, सुनकर लिया जाता है, आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाए वो आपका श्रव्य काव्य। जैसे रामचरितमानस, तो रामचरित हम क्या है मानो जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम क्या है उसका आनंद लेते हैं। और दृश्य काव्य, तो दृश्य काव्य में क्या होता है, जिस गद्य या पद्यमयी रचना का आनंद देखकर और सुनकर पढ़कर लिया जाता है। दृश्य काव्य में क्या है, देखते तो हैं साथ ही सुनना भी है, तो सुनकर और देखकर आनंद लिया जाता है, वो दृश्य काव्य में आता है। जैसे चंद्रगुप्त नाटक, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक, तो ये हम जब देखते हैं नाटक देखते हैं तो नाटक को हम दृश्य देखते भी हैं साथ ही सुनते भी हैं। ओके, तो दृश्य काव्य में सुनना और देखना दोनों आता है, जबकि श्रव्य काव्य में केवल हम क्या सुनते हैं। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपके श्रव्य काव्य के भी आपके दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, जो कि आपके क्या है एमपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछा जाता है। ओके, बेसिक। तो अश्रव्य काव्य के दो भेद हैं आपके, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य क्या कहलाता है, प्रबंध काव्य को हम समझ लेते हैं। तो यह श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से निर्बद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार से आपका माला होती है, माला के जो फूल होते हैं वो एक ही धागे में पिरोए रहते हैं, सेम इसी प्रकार से जो प्रबंध काव्य होता है इसमें जो कथाएं होती हैं वो क्रम से जमी रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल की रामचरितमानस में एक प्रबंध काव्य में आपका महाकाव्य के अंतर्गत आता है। रामचरितमानस में दोस्तों आप देखते हैं सबसे पहले बाल कांड आता है, इस प्रकार से क्रम से आता है, अयोध्या कांड रहता है, किष्किंधा कांड रहता है और फिर लास्ट में लंका कांड होता है। तो इस प्रकार से क्रम से चलता है, जो आपकी पूरी कहानी होती है वो पूरी क्रम से चलती है। ओके, तो ये आपका रहता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में क्या है, क्रम होता है, कहानी का बिल्कुल क्रम होता है। ओके, क्रम से चलती है, तो ये आपका प्रबंध काव्य में रहता है। तो प्रबंध काव्य के भेद देख लेते हो। प्रबंध काव्य यहाँ तीन प्रकार के आपके होते हैं, तीन भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीति। ये हो जाता है दोस्तों आपके प्रबंध काव्य के बारे में। मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य यानी इसमें जो छंद होते हैं वो पूरी तरह से मुक्त होते हैं, साथ ही जो कहानी का जो क्रम होता है वो भी मुक्त होता है। ओके, मतलब कहानी कोई अच्छे क्रम रूप से नहीं होती है। आपने बहुत सारी ऐसी प्रकार से मूवियाँ देखी होंगी जिसमें आपको क्या है सीधे आपको दिखाया जाएगा कि लास्ट की जो घटना होती है वो आपको पहले दिखाई जाती है बहुत सारी कहानियों में आधे घंटे, फिर पूरे आपके जो आपके 2.5 घंटे बचते उसमें बताया जाता है, और 3 घंटे की मूवी में कि किस प्रकार से वो आधे घंटे में जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ था। ओके, तो इस प्रकार से रहती है कुछ कहानियाँ। ओके, तो वो आपके मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें कोई क्रम नहीं होता है। ओके, तो वो आपका मुक्तक काव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य एक ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कथा क्रम नहीं होता है और जिसमें छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर प्रसंगों से मुक्त होते हैं, साथ ही इसमें छंद भी क्या है अपने हिसाब से कोई भी प्रयोग हो जाते हैं। ओके, तो ये होता है आपका मुक्तक काव्य। अब इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ये लाइन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इनकी इस संदर्भ में। तो प्रबंध काव्य आदि विस्तृत वन स्थली है, मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रबंध काव्य एक पूरा क्या है, एक पूरा वनस्थली है, मतलब पूरा जंगल है। मान लीजिए कि एक गुलाब के फूलों का एक समूली जंगल है, लेकिन जो मुक्तक काव्य वो चुना हुआ गुलदस्ता एकदम सिलेक्टेड की हुई है, इसे सिलेक्ट किया गया है। ओके, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि प्रबंध काव्य में क्या है विस्तृत जानकारी रहती है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम मुक्तक काव्य के भेद। तो मुक्तक काव्य के क्या है, गे मुक्तक होता है, पाठ मुक्तक होता है। गे यानी गायने वाला मुक्तक, पाठ यानी पढ़ने वाला। ओके,
तो गैर मुक्तक क्या है, इनके बारे में इतने डिटेल से आपके नहीं आता है कि गैर मुक्तक के बारे में बताओ या पाठ मुक्तक के बारे में। हाँ, ऑब्जेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है मुक्तक काव्य कितने भेद है, तो इस प्रकार से आपका पूछ लिया जा सकता है। बाकी जो आपके पेपर में आने हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो गैर मुक्तक क्या है, इसमें भाव और संगीत की प्रमुखता होती है, क्योंकि गाने गए यानी गाने वाला। ओके, तो भाव और संगीत की इसमें प्रमुखता होती है और यह प्रेम और करुणा आदि भावों पर आधारित होता है। गैर मुक्तक के भेद है प्रबंध, गीत और प्रगति। ओके, तो गीत और प्रगति दो इसके मेन होते हैं भेद। पाठ मुक्तक क्या है, इसमें एकानुभूति, भाव या कल्पना की स्थिति रहती है। प्रेम, वैराग्य, उपदेश आदि के इसके प्रमुख विषय होते हैं। यह विषय प्रधान और कल्पना कलात्मक होता है। पाठ मुक्तक में रहता है आपका पढ़ने वाला। ओके, तो ये आपका रहता है गैर मुक्तक और पाठ मुक्तक के बारे में। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद करके रखना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, तो प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर देख लेते हैं और अंतर तैयार कर लेते हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी आपके माइंड में एक साथ रहेगी। तो मैंने आपको अंतर में ध्यान देना है। तो प्रबंध काव्य का आकार क्या है, विस्तृत होता है और मुक्तक काव्य का आकार क्या है, सीमित होता है। इसलिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो प्रबंध काव्य होता है वो पूरी बनस्थली यानी पूरे जंगल समझ लीजिए, लेकिन जो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ओके, मतलब पूरा आप समझ लीजिए बगीचा है आप प्रबंध काव्य का, लेकिन कुछ पौधों को सिलेक्ट कर लिया जाए तो वो आपका मुक्तक काव्य इस प्रकार से। इसलिए प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, मुक्तक काव्य का आकार आपका सीमित होता है। इसके बाद प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य है, मतलब कोई फिक्स कथा होती है। पहले कोई भी कथा स्टार्ट होगी तो हीरो का दिखाना, मान लीजिए कोई मूवी चल रही है तो हीरो का पहले जन्म दिखाया जाए, फिर किस प्रकार से बड़ा हुआ, युवक था, फिर उस प्रकार से उसने किया रोल, तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक उसको दिखा दिया जाता है। ओके, इस प्रकार से रहता है, क्रम पूरा रहता है। मुक्तक काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता है, कोई भी आगे पहले बात की कथा पहले दिखा दी जाएगी, पहले की कथा बाद में, तो इस प्रकार से रहता है। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वपर संबंध पाया जाता है, मुक्तक काव्य में छंदों में पूर्वपर संबंध का अभाव रहता है। पूर्वपर संबंध का अभाव यानी क्रम होता है। ओके, छंदों को महत्व दिया जाता है, जबकि मुक्तक काव्य में क्या है, छंदों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ओके, नेक्स्ट प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य क्या है, सर्गबद्ध नहीं होते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र के अनुसार प्रबंध काव्य क्या है, एक विस्तृत वनस्थली है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक काव्य एक क्या चुना हुआ गुलदस्ता है। ओके, ये जो मैंने आपको पॉइंट समझा उसी को बता दिया। तो इस प्रकार से आपका दिया प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है महाकाव्य और खंड काव्य। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्रबंध काव्य के दो भेद हैं आपके, महाकाव्य, खंड काव्य। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आपके इसी से आता है। ओके, तो ये वाला जो अभी टॉपिक बताने वाला हूँ, महाकाव्य खंड काव्य, इसके बारे में, और खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रट के रखना ही है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या हिंदी सब्जेक्ट की एमपी बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 12 हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी बुक के साथ साथ ग्रामर की एक एक टॉपिक की। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लिया, हम एक बार महाकाव्य खंड आपको समझ लेते हैं और उनके अंतर देख लेते हैं। तो महाकाव्य क्या होता है, यह एक प्रबंध काव्य है। ओके, महाकाव्य भी और खंड काव्य भी दोनों भी आपके प्रबंध काव्य हैं। ओके, इनके अंतर्गत किसी नायक विशेष की चरित्र विषयक विशेषताओं का उल्लेख होता है, मतलब किसी के बारे में पूरा चरित्र होता है। इसके कलेवर में अनेक अध्याय, विभिन्न रस एवं छंदों का प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य क्या है, महाकाव्य यानी बड़ा काव्य, ये बड़ा काव्य होता है, इसलिए इसमें क्या है बहुत सारे रसों का प्रयोग होता है, बहुत सारे क्या है छंदों का प्रयोग होता है। ओके, बहुत सारे इसमें क्या है और अध्याय होते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बड़ा काव्य है इसलिए इसे अध्याय में बटा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुलसीदास का जो रामचरितमानस है ये महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा जो रचित है प्रिय प्रवास, ये उनका एक महाकाव्य है। तो ये दो यहाँ महाकाव्य बताए गए हैं। अक्सर पेपर में 2 नंबर में बस केवल इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकार बताइए। तो आपको याद होना चाहिए तुलसीदास का रामचरितमानस, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास। फिर खंड काव्य क्या होता है, खंड काव्य प्रबंध काव्य का भेद के अंतर्गत आता है। इसमें संपूर्ण जीवन की झांकी ना होकर, महाकाव्य में क्या है किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जीवन के बारे में होता है। जैसे रामचरितमानस में राम जी के बारे में है, पूरा जीवन शुरू से लेकर उनके अंत तक के बारे में बताया गया है रामचरितमानस में। खंड काव्य में क्या होता है, खंड काव्य में पूरा जीवन के बारे में न बताकर किसी एक हिस्से को बताया जाता है, जीवन के किसी एक पार्ट को बताया जाता है। ओके, तो इसमें वही बताया जा रहा है कि इसमें संपूर्ण जीवन की झांकी ना होकर जीवन के किसी एक पक्ष पर ही क्या प्रकाश डाला जाता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं कथा का आधार होती हैं। यह सीमित कलेवर में स्वतः पूर्ण रचना होती है। सीमित कलेवर यानी छोटा होता है, कलेवर यानी छोटा आकार। तो इसका जो खंड काव्य होता है वो छोटा होता है, जबकि महाकाव्य क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। खंड काव्य के उदाहरण में आपको बताना है कि कालिदास का मेघदूतम,
मैथिली शरण गुप्त का आपका जयरथ बद्ध और पंचवटी हो जाता है। तो ये आपके रहते हैं खंड काव्य। ओके, याद करिएगा, ये जरूर याद करके रखिए इनके, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है आपके दो खंड काव्य के नाम, दो महाकाव्य के नाम, उनके रचनाकार। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रहता है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो अगर आपका लक्षण लिखने के लिए आते हैं कि खंड काव्य के लक्षण लिखिए, महाकाव्य के लक्षण लिखिए, विशेषता लिखिए, तो फिर आपके अंतर याद कर लेते हैं। तो अगर खंड काव्य का पूछे तो इस साइड का बताइए, महाकाव्य पूछे तो ये जो पॉइंट है इसी क्रम में लिख देना। ओके, अंतर पूछे तो इस पर से आपको लिखना है। देख लेते हैं अंतर क्या है कि खंड काव्य में क्या होता है, इसमें जीवन के एक पक्ष का या एक घटना का वर्णन होता है। थोड़ा राइट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। ओके, और महाकाव्य में क्या होता है, इसमें नायक के संपूर्ण जीवन को क्या है दर्शन वर्णित होता है, मतलब नायक का संपूर्ण जीवन बताया जाता है महाकाव्य में। खंड काव्य में एक हिस्सा बताया जाता है। खंड काव्य का जो आकार होता है बहुत सीमित होता है, छोटा होता है, जबकि महाकाव्य का जो आकार होता है बड़ा होता है। खंड काव्य की जो कथा वस्तु होती है वो सीमित होती है, कथा यानी कहानी होती है वो बहुत जो है छोटी होती है। महाकाव्य की कथा वस्तु व्यापक होती है, मतलब ये कहानी बहुत बड़ी होती है। ओके, खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है, जबकि महाकाव्य में क्या अनेक सर्गों में विभाजित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका अंतर, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा खंड काव्य महाकाव्य में अंतर। साथ ही आपको ये भी बता दें लास्ट में, ये जो खंड काव्य पंचवटी, सुदामा चरित, पथिक, ये सब आपकी खंड काव्य है, जबकि महाकाव्य में रामचरितमानस, कमायनी, साकेत, ये सब आपके क्या है महाकाव्य है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने काव्य व काव्य के भेद वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया है। याद आपको क्या क्या रखना है परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से, एमपी बोर्ड एग्जाम की विशेषकर दृष्टि से आपको क्या है काव्य की परिभाषाएं, आपको ये टॉपिक इतना याद रखना है। काव्य के भेद आपको तैयार करना, नाम याद करिएगा कि दो काव्य होते हैं, श्रव्य काव्य, आपका दृश्य काव्य। ओके, श्रव्य काव्य में भी आपका होता है कौन से, प्रबंध का मुक्तक काव्य, और प्रबंध काव्य में होता है आपका खंड काव्य महाकाव्य। इसका नाम याद रखिएगा। फिर मेन जो आपको मैंने खंड काव्य महाकाव्य बताया है वो याद रखना है, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको प्रबंध का मुक्तक काव्य में जो अंतर बताया वो तैयार करके रखना है। ओके, इतना बस आपको तैयार करके रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, और आगे कौन सा आपको हिंदी का ग्रामर का टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।